नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे टाटा सफारी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो बेसिकली जो मैंने सफारी परचेज़ करी थी वो 31 जनवरी 2024 को परचेज़ करी थी और ये है टाटा सफारी एकम्प्लिश डार्क एडिशन ऑटोमेटिक। चलिए एक बार अंदर चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं सफारी के प्रोस एंड कॉन्स। आज मैं बात करूंगा जो भी सफारी के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं और एक्चुअल जो इसका एक्सपीरियंस होगा वही मैं आपसे शेयर करूंगा। ये 13,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, तो पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सफारी के प्रोस के बारे में। सबसे पहला जो प्रोस मुझे जो इसका लगता है वो है इसका लुक। तो लुक सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को सफारी का लुक पसंद आ सकता है, किसी को नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सफारी का लुक पसंद है और यही एक मतलब लाइक लुक की वजह से 50% जो मेरा खरीदने का जो पर्पज था वो 50% लुक की वजह से था। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है इसका ड्राइव क्वालिटी। तो बेसिकली जो सफारी की ड्राइव क्वालिटी काफी अच्छी है। जब भी आप इसको हाईवे पर चलाएंगे, हिल स्टेशन पर चलाएंगे या सिटी में चलाएंगे, आपको एक अलग ही ड्राइव प्लेजर फील होगा और जब भी आप इसको चलाएंगे, इसको चलाने में अलग ही मजा आता है। तो ड्राइव क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें वो है इसका सस्पेंशन। खासकर जब आप इसको हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि गाड़ी स्विम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। और मतलब लाइक सिटी में भी जैसे आप छोटे मोटे पाथ होल्स होते हैं तो उसको ऊपर से भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि 19 इंच के इसमें टायर आते हैं। आराम से इजीली जो है वो मतलब लाइक आप लेके जा सकते हैं। सस्पेंशन काफी अच्छा ट्यून्ड है सफारी का। थर्ड जो है वो है इसका, बात करें जो माइलेज है, इसका माइलेज भी इसका काफी मतलब ठीक है। जो इस सेगमेंट में जितनी भी कार हैं, जितनी भी 7 सीटर है, टैंक टू टैंक तो मैंने किया नहीं आज तक, बट हाँ आने वाली वीडियो में जैसे कि मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ अभी नॉर्थ ईस्ट की, तो उस वीडियो में हो सकता है कि टैंक टू टैंक इसका माइलेज एक बार मेजर करके आपको दिखाऊं। वैसे मैंने जो भी लॉन्ग ट्रिप करी है उसमें मैंने ओडोमीटर में इसका 18, 19, 20, 21 तक भी ऑडोमीटर में मतलब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। 20, 21 अगर ऑडोमीटर में है तो आप ऑन एन एवरेज 17, 18 तो हाईवे पर लेके चल सकते हैं। बाकी सिटी की बात करें तो ये आपको 10 से 12 के बीच में सिटी में ये माइलेज दे देगी। तो माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, क्योंकि 7 सीटर है तो आप उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइलेज। बात करें थर्ड रो कंफर्ट, तो थर्ड रो आई थिंक इसका जो भी सेगमेंट की गाड़ी है आई थिंक सबसे बेटर है इसका। तो स्पेसियस भी है, हालांकि थर्ड रो तो बच्चों के लिए ही होती है, फिर भी अगर बात करें तो इसकी थर्ड रो काफी ठीक है। और जो जितनी भी लाइक इसकी जो कंपटीशन जो भी गाड़ी है, लाइक स्कॉर्पियो एन है या XUV 700, तो आई थिंक उससे मुझे बेटर लगती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो बूट जेस्चर फीचर के साथ में आता है। आप उसको अगर दोनों हाथ आपके घिरे हुए हैं, दोनों हाथों में अगर आपके पास लगेज है तो आप उसको पैर से नीचे काइंड ऑफ स्वाइप कर सकते हैं, तो वो जेस्चर फीचर के साथ आता है, तो वो उससे भी ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। इस 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन आप इसको अगर नाइट में भी यूज करते हैं तब भी इसकी क्वालिटी बहुत आपको प्रीमियम मिलेगी। फुल HD में काम करता है। तो आई थिंक इस सेगमेंट में, मतलब अभी लेटेस्ट मैंने नहीं देखा है, बट इस सेगमेंट में आई थिंक इसको बेस्ट आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और ये अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें इसका, उस टाइम पे जब मैंने परचेज की थी तो उस टाइम पे इसकी जो राइवल मतलब जो इसकी कंपटीशन में जो कार है, जैसे लाइक XUV 700 हो गया या फिर स्कॉर्पियो हो गया, तो उनमें ये सब ऑटो डिमिंग, IRVM ये सब फीचर नहीं आते थे। तो अभी इसमें ऑटो डिमिंग, IRVM, वेंटिलेटेड सीट्स और बॉस मोड इसका जो है, ये सब जो फीचर है काफी अच्छे फीचर हैं। और इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट फीचर है, तो वो एक अलग फीचर है इसका। तो ये छोटे मोटे फीचर हैं जो कि काफी मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। यही कुछ इसकी जो अच्छाइयाँ थी जो कि मैंने पिछले 10 महीने में एक्सपीरियंस करी हैं, ऑब्जर्व करी हैं। जैसा कि आपको पता है हर गाड़ी, कोई भी गाड़ी कंप्लीट मतलब परफेक्ट नहीं होती। हर गाड़ी में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है। हमने अभी इसकी अच्छाई के बारे में बात कर ली है, तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। जो भी इसमें
प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसमें इश्यूज हैं, तो अब बात करते हैं इसके इश्यूज के बारे में। तो पहला जो इशू है वो है इसका NBH लेवल, जो मेरे को लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूंगा, मेरी जो बातें हैं वो डिफर भी हो सकती हैं, तो बेसिकली मैं अपने अकॉर्डिंग और अपनी गाड़ी के ही बारे में बात करूंगा। तो पहला जो इसका मेरे को जो कॉन्स लगता है वो है इसका इंजन नॉइज, मतलब NBH लेवल वो काफी हाई है। जब आप इवन कैबिन में भी बैठे हो तो तब भी आपको वो फील होता है। और कई बार जैसे आप लॉन्ग ड्राइव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो आप कितना म्यूजिक चलाओगे, कई बार ऐसा भी होगा आप बिना म्यूजिक के भी गाड़ी चलाओगे, म्यूजिक बंद करके भी चलाओगे, तो उस टाइम पर इसकी आवाज अंदर आती है और कई बार इरिटेट भी करती है। जैसे खासकर ये सबसे ज्यादा उन लोगों को इरिटेट करेगी जो पेट्रोल से डीजल पर स्विच होंगे, जो पेट्रोल से सफारी पर स्विच होंगे, तो उनको थोड़ा सा ये इरिटेट कर सकती है। अगर आप म्यूजिक चलाते हो लाइक, तो उस टाइम पे पता नहीं चलता आवाज का, अदरवाइज ये आपको इरिटेट कर सकती है। जो सेकंड इसका जो इशू है वो मेरी इस स्पेसिफिक हो सकता है मेरी कार में, बट आई एम नॉट श्योर। इसमें क्या है कि लाइक जैसे ही आप सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट करते हो, और या सुबह सुबह क्या मतलब अभी भी आप जो है, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से अगर अब मैं कार को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं गियर को D में प्रेस करूंगा या R में प्रेस करूंगा, इंजन की नीचे की साइड से कट साउंड ऑफ, मतलब काइंड ऑफ साउंड आती है। वो कई बार तब भी आती है जब मैं सुबह सुबह, या फिर मतलब लाइक ज्यादातर जो सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट जब मैं करता हूँ उस टाइम पर आती है। अगर मैं AC भी ऑन करूंगा तब भी इंजन की नीचे की साइड से कट साउंड आती है। थर्ड की बात करें, वो इसका एक तरह से यूनिवर्सल कह लो, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम उसी में आती है, जो कि इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। ये चलते चलते हैंग हो जाता है, कई बार ऐसे भी हैंग हो जाता है बिना किसी पर्पज के। ऑडोमीटर भी होता है हैंग, पर मेरा 1 या 2 बार हुआ है। ऑडोमीटर अगर हैंग होता है तो आप सिंपली उसको इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू रीसेट या रीबूट कर सकते हो। बट अगर ये हैंग हो गया, या फिर आपको इसमें ब्लैंक स्क्रीन आ गई, या फिर इसमें सिर्फ जो IRA ऐप समथिंग वो डिस्प्ले हो रहा, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब वैसे सेटिंग्स के थ्रू कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडोमीटर में काफी लिमिटेड सेटिंग्स होती हैं, तो उसके थ्रू आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा कि आपको सिर्फ हार्ड रीसेट या हार्ड रिबूट करना होगा। वो सेम वही है कि आपको म्यूट बटन को 10 से 15 सेकंड आपको प्रेस करना है, देन फिर आपको ब्लूटूथ फॉरवर्ड बाई जो ब्लूटूथ आइकन है वो आपको 10 से 15 सेकंड प्रेस करना है, तो उसके बाद में ये इसको रिबूट कर देगा, बेसिकली ये फिर से रीसेट हो जाएगा। तो ये इसका इंफोटेनमेंट का इशू है। तो वो जो कि मतलब कभी भी होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइक अभी आ रहा है कल नहीं आएगा। फोर्थ है, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले, मतलब जब गाड़ी ली थी उस टाइम पे नहीं था, पिछले 3 या 4 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो है बेसिकली ब्रीदिंग साउंड। जैसे लाइक आप हार्ड एस्केलेट करते हो या कभी कभी सॉफ्ट एक्सीलरेशन के टाइम पे भी होता है कि इंजन के साथ में ब्रीदिंग काइंड ऑफ साउंड आती है, जैसे लाइक विस्लिंग साउंड कह लो आप इसको, या ब्रीदिंग साउंड कह लो। तो ऐसी साउंड इंजन के साथ में आती है, और मतलब थोड़ा सा अनोइंग साउंड होती है वो। उसका कोई इम्पैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं कि इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड 2-3 बार सर्विस सेंटर में दिखा चुका हूँ, बट वो सिर्फ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके बोल देते हैं नहीं कोई इशू नहीं है। अभी भी स्टिल वो इशू है। अगर बात करें इसके 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट में जो भी ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पर जो भी ये कंट्रोल है, मतलब लाइक इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल हैं, या फिर जो आपके इधर क्रूज कंट्रोल है, तो ये है जब भी आप स्टीयरिंग को घुमाते हो तो इन पे ना हाथ लग ही जाता है, और ये थोड़े से चीप भी फील होते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में ज्यादातर क्या होता है कि क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। तो क्रूज कंट्रोल में हालांकि वो शो करता है क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया, बट क्रूज कंट्रोल को एक्चुअल आपको ऑन करने के लिए आपको फिर उसको सेट भी करना पड़ेगा। ठीक है कि क्रूज कंट्रोल जस्ट दिखाता है कि ऑन हो गया, बट एक्चुअल में वो मतलब ऑन नहीं होता। बट हाँ, यहाँ पर हाथ टच होता रहता है, जिससे कि ये कभी भी कुछ भी मतलब ऑन ऑफ होता रहता है। उसके बाद में जो 6 पॉइंट है वो है जो इसकी वेलकमिंग सीट है, इसका फीचर। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इसकी सीट है इसमें वेलकमिंग फीचर आता है। जब भी आप इसको बंद करके गेट को खोल के गेट को बंद करेंगे तो ये सीट अपने आप आगे की तरफ एडजस्ट हो जाएगी, या जहां पर, और जैसे ही फिर से आप एंटर करेंगे गाड़ी में तो ये सीट अपने आप पीछे की तरफ एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको ना ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप ऑफ ही कर देते हो, और कई बार मैं रीसेट भी नहीं करता, तब भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई डोंट नो कैसे होता है, क्या होता है, और कई बार ये अनोइंग होता है। मैंने सीट अपनी पोजीशन पे सेट करी हुई है, ये क्या करेगा, इसको अलग से सेट कर देगा। हालांकि यहाँ पे मेमोरी
बटन्स भी हैं 1 2 3, बट ये पता नहीं कई बार अपनी ही पोजीशन पर सेट कर देता है, तो वो काफी फिर बार बार आपको सीट एडजस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका 7 पॉइंट है वो है इसका ब्रेकिंग बाइट। जो इसका ब्रेकिंग बाइट है वो इतनी बड़ी गाड़ी के अकॉर्डिंग उतना अच्छी नहीं है जितना होनी चाहिए, ये बेटर हो सकती थी, क्योंकि जब भी आप इसमें ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक एक तो काफी नीचे की तरफ लगता है और इसमें मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप जो है ब्रेक लगाने, इतनी बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा ब्रेकिंग बाइट थोड़ी बेटर हो सकती थी। ये इसका 7 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। जब भी आप उसको कनेक्ट करते हो तो आप लॉन्ग जर्नी करते हो तो कई बार तो क्या होता है वो हैंग हो जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्ट होता रहेगा। आप इसको डिलीट करके फिर से आप इसको पेयर कर दो, बट ये होता ही है। मैं तो ज्यादातर लॉन्ग ट्रिप करता हूँ तो उसमें ये ऑन ऑफ होता रहता है, तो ये एक इसका इशू है। जो इसका नेक्स्ट इशू है वो है इसका हेडलाइट का थ्रो। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प आती हैं बट फिर भी उनका जो थ्रो है नाइट में उतना प्रॉपर नहीं है जितना कि होना चाहिए। मेरे हिसाब से XUV 700 का थ्रो ज्यादा इससे बेटर है, बट इसमें इतना अच्छा थ्रो आपको रात में नहीं मिलता। और उसके बाद बात करें इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पेसिफिक टू माय कार हो सकता है, स्पेसिफिकली इस कार में हो सकता है। पहले मैं इसको ड्राइव करता था इनिशियल मतलब मंथ में जब मैंने इसको लिया था, उसके बाद में अभी पिछले 3-4 मंथ से मैं जो महसूस कर रहा हूँ इसका जो पिकअप है मतलब मेरे को उतना मतलब बेटर नहीं लगता। मतलब हो सकता है ये मेरे माइंड में हो या मतलब जो भी है, बट हाँ पहले से जो इसका पिकअप है मेरे को कम लगता है कि गाड़ी, ऐसा लगता है कई बार कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। एस्केलेटर है उसको मेरे को काफी नीचे तक प्रेस करना पड़ रहा है। जो नेक्स्ट इसका जो इशू है और ये मेरे पास लिस्ट में ये फाइनली ही इसका इशू है, वो आई थिंक आप में से सभी ने इसको फेस किया होगा, वो है भैया टाटा का सर्विस सेंटर। तो आप कहीं भी चले जाओ इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में टाटा सर्विस सेंटर महान है। आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाओ, उनके पास दे आर ऑलवेज क्लूलेस। उनके पास कोई क्लू ही नहीं है कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है क्या, उनको पता नहीं, या तो उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आती वो या जानबूझ के वो इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैं तो कई बार मैंने टाटा सर्विस सेंटर विजिट किया है, जो मैंने आपको ब्रीदिंग साउंड का बताया उसके लिए, और मैंने आपको जो भी ये जो मतलब गियर बॉक्स में जो कट कट काइंड ऑफ साउंड आती है उसके लिए मैंने विजिट किया। तो उनका मतलब इशू रिजोल्यूशन का एक ही तरीका है कि दूसरी कार ऐसी ढूंढो जिसमें कि वो इशू हो और उसको कस्टमर को एक बार टेस्ट ड्राइव करा दो और दिखा दो कि नहीं ये तो टाटा की सारी कार में है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये इशू रिजॉल्व करने का क्या तरीका है टाटा का। टाटा को रियली मतलब टाटा ने अपने प्रोडक्ट पर काफी काम किया है, इनके प्रोडक्ट्स जो है पहले से काफी इम्प्रूव हुए हैं, बट रियली इनको अपने सर्विस सेंटर पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्रोडक्ट आप एक बार परचेज करते हो, सर्विस तो आपको मतलब जब तक आप व्हीकल को रख रहे हो, जब तक आप गाड़ी को रख रहे हो, तब तक आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। अगर सर्विस सेंटर अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा प्रोडक्ट खरीदने में। तो ये सब टाटा वालों से है कि भैया प्लीज अपनी जो सर्विस है उसको थोड़ा सा बेटर करो, उस पर थोड़ी मेहनत करो। क्योंकि मतलब कोई भी छोटा भी इशू हो या बड़ा इशू हो, उन्हें कोई क्लू नहीं होता। आप 2 बार विजिट कर लो, 4 बार विजिट कर लो। इवन मैंने तो मतलब एस्केलेट किया था तो वहाँ के AVP साहब जो है उन्होंने बोला कि मैं आपका इशू देखूंगा, आप एक बार लेकर आओ। इवन उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी किया व्हीकल को। टेस्ट ड्राइव करने के बाद में इवन उन्होंने जो कॉर्पोरेट से बता रहे थे कि हम जो वहां से बुलाएंगे टेक्नीशियन को, वो बंदा भी आया। वो बंदा मेरे को जबरदस्ती वो मेरे को मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भी मैं एक्सेप्ट कर लूं कि नहीं कोई इशू नहीं है कार में। बट तो यही इनका एक तरीका है इशू रिजॉल्व करने का। फिर फाइनली उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं आप ये देख लो। 2-3 गाड़ी मतलब 3-4 गाड़ी उन्होंने चलवाई मेरे को टेस्ट ड्राइव के लिए दी थी, जिनमें से 3 या 4 गाड़ियों में नहीं था। फिर उन्होंने पता नहीं एक हैरियर थी, पता नहीं उन्होंने मेरे लिए ढूंढ के लाए थे या आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उस गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जैसे ही मैंने वो गाड़ी ड्राइव करी मैंने बोला हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस उनको एक पॉइंट मिल गया कि नहीं मतलब अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो ये तो मतलब थोड़ी सी उसमें साउंड थी बट उतनी नहीं जितनी मेरी कार में है, बट हाँ उसमें थी। तो जैसे ही मैंने बोला उनको पॉइंट मिल गया कि नहीं अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, और ये तो मतलब इसमें होता ही है तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो वही है कि टाटा में मतलब लाइक ये सब चीज़ें तो इसमें मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। उससे पहले मेरे पास जेस्ट थी, वो भी मैंने रखी थी कुछ मतलब काफ़ी टाइम। तो मेरे को पता है कि टाटा में आपने मतलब ये प्रॉब्लम तो आएगी। इवन मैं नोएडा में रहता हूँ, मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
दिल्ली, गुरुग्राम, सब जगह मैंने टाटा सर्विस सेंटर विजिट किए हैं। सब जगह ऑलमोस्ट एक ही हाल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सर्विस सेंटर ख़राब हैं या सबके साथ प्रॉब्लम है, बट हाँ, जितने मैंने फेस किए हैं, जितने पर मैंने विजिट किया है, उनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो बेसिकली कुल मिलाकर मैं मतलब ये कहूँगा कि टाटा सफारी अगर बात करें एज ए प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली ये एक शानदार प्रोडक्ट है। और अगर आपको मतलब लाइक कंफर्ट और ड्राइव क्वालिटी अच्छी चाहिए, और आपको अगर टाटा सफारी का लुक पसंद है, आपको गाड़ी पसंद है, इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या फिर जो भी इसका NVH लेवल है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो भी कोई मतलब इशू नहीं है। क्योंकि मतलब देखो, मेजर प्रॉब्लम तो कार में कोई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजन जो है इनके पास में वो फिएट सोर्स है। जो गियर बॉक्स है इनका वो आई थिंक हुंडई से इन्होंने आउटसोर्स किया, मतलब हुंडई से लिया हुआ है इन्होंने। तो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम तो एज सच कार में कोई नहीं है। बाकी ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तो ये सब रहते हैं, और इनका मतलब ये आपको माइंड में रख के चलना होगा कि अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हैं या फिर आप सफारी ले रहे हैं, हैरियर ले रहे हैं, तो इनके साथ तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा छोटे मोटे ग्लिचेस के साथ में। कई बार आपको, आपकी किस्मत है वो कि आपको अच्छा सर्विस सेंटर मिल गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप कंप्लेंट भी करते हो तब भी मतलब आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं उस चीज़ को। तो फाइनल अगर मेरी तरफ से जो 10 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है और वर्डिक्ट अगर आप मेरी तरफ से चाहते हैं कि मैं कुछ अपना शेयर करूं, तो मेरा तो यही कहना है कि लाइक अगर आप छोटे मोटे इश्यूज़ को ओवरलुक कर सकते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और इन सब से आप मतलब काम चला सकते हैं, बेशक आप इसको खरीदें। बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप जब भी इसको चलाएंगे तब आपको मजा आएगा इसको चलाने में। तो दोस्तों, ये था मेरा सफारी का 13,000 प्लस किलोमीटर का ऑनेस्ट रिव्यू। तो अगर आपको सफारी से रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। वैसे भी मैं अभी एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहा हूं जो कि मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट की होगी, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूं। तो जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में। उस वीडियो में मैं सफारी से जुड़ी और भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा, जैसे मैं इसका टैंक टू टैंक एक बार माइलेज भी आपको चेक करके दिखाऊंगा, या फिर उससे रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।